اوائل जनवरी के दिन थे और मौसम की मस्तियाँ रूज पे थी, लेकिन मौसम की बदलती रंगा शहरजाद को नीला पीला कर जाती थी। असर के करीब मौसम ठंडा हुआ तो फ़ौरन गर्म शाल और स्वेटर पहन लिए थे और मखतूम को खाना देने के फ़ौरन बाद बेडरूम का रुख किया था। लेकिन भला हो वहीद अंकल का, वो इधर आ निकले थे, सो मजबूरन उसे दोबारा यह मौसम में किचन का रुख करना पड़ा और उनके लिए चाय ले गई। मखतूम उसके हाथ से कप पकड़ते हुए उसके हाथों की लर्जिश देख चुका था। ये सर्दी की कपकपी थी। वो जानता था कि वो सर्दी से किस हद तक भागती है। तुम जाओ, हम अभी बैठेंगे। वो 2 रोज़ बाद मखतूम को ऑस्ट्रेलिया जाना था। इसी प्रोग्राम के मुतालिक डिस्कशन हो रही थी और वो मखतूम की तरफ से इजाज़त पाकर शुक्र अदा करती बेडरूम की तरफ भागी। अभी कंबल में घुस रही थी जब फ़ोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वो नंबर देख चुकी थी। जीती रहो। क्या कर रही थी? सर्दी से बचने की कोशिश। अरे हाँ, सर्दी तो यहाँ भी बहुत है। जब कभी बर्फ़बारी होती है तो सोचती हूँ शहरजाद यहाँ होती तो क्या करती। वो भी जानती थी कि वो कितना ठठरती है। तौबा पप्पो, मुझे डराएं तो मत। मुझे तो आज लाहौर भी मरी से कम नहीं लग रहा। वो झुरझुरी लेने लगी। तुम कभी मरी गई? नहीं, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब चली जाती मखतूम के साथ, हनीमून ट्रिप हो जाता दोनों का। मोमिना पप्पो की बात पे वो ज़रा सी थम गई थी। जो शख्स सीधे मुंह बात करने का रवादार नहीं था, वो हनीमून ट्रिप कैसे प्लान करता? शहरजाद, क्या हुआ? मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं पप्पो, मुझे भला आपकी बात क्यों बुरी लगेगी? क्या कोई प्रॉब्लम है? मखतूम के साथ रिलेशन कैसा है? उनको तशवीश हुई थी। सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। वह हल्के से हंसी। उन्होंने फ़िलहाल तो इस बात को छोड़ दिया, लेकिन आइंदा मखतूम की क्लास लेने का इरादा करके बंद कर दिया था। शहरजादा अपनी बातों को सोचती बहुत जल्द सो गई थी। बारिश शुरू हुई तो वहीद अंकल को वापसी का ख्याल आया था और जब वो बेडरूम में आया रात के 12 बज रहे थे। वो गहरी नींद सो रही थी। वो लेटने के बजाय बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ परवाज कर रहा था और इसी बेध्यानी में न जाने उसने कितने सिगरेट फूंक डाले थे। धुएं के मरगोले कमरे को तरीक करने लगे थे। थक कर सिगरेट एस्ट्रे में मसल डाला और फिर उसी थकन के हाथों नींद महसूस होने लगी थी। तकिया दुरुस्त करके करवट बदली और कंबल ऊपर खींच लिया था। अभी वो पूरी तरह से नींद में गाफिल नहीं हुआ था जब बुरी तरह सटपटा गया था, क्योंकि वो नींद के बावजूद सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म पनाह ढूंढ रही थी और इस तलाश में अपनी बेखबरी के आलम में वो उसके सीने में चुभ गई थी और वो अपनी जगह पर साकित रह गया था। उसके होश फना होने लगे थे। शहरजाद, उसने अपने जज्बात का तूफान उठते देखा तो घबरा कर उसे पुकार बैठा, लेकिन वह गहरी नींद से कसमसा कर और भी करीब आ गई थी और मखतूम शाह सचमुच में इतनी गुर्बत से पागल हो उठा था। उसका सब्र रेत की मानद हाथों से छूटता जा रहा था कि कुछ शहरजाद की बेखुद कर देने वाली बेखबरी और कुछ इसके वजूद पे मलकियत और इस्तेहकाक का एहसास ऐसे हावी हुआ कि दिल में कब से छुपे बैठे जज्बात एकदम से शुरेदा सर हो गए थे। उसकी बेनियाजी ला ताल्लुक और बेगानगी चंद लम्हों में ही धरी की धरी रह गई थी। वो उसे खुद से अलग भी कर सकता था, मगर इस वक्त इतना हौसला कहाँ से लाता? जब वो खुद ही इसकी पनाहों में आ रही थी तो वो कैसे नज़र चुरा लेता? वो जो पहले ही सर्दी से निढाल हो जाती थी, आज तो बाकायदा कांप रही थी और इस मुसलसल कपकपी के बायस एक कप और 2 प्लेटें भी टूट चुकी थी। बाहर बारिश अभी भी ज़ोरों शोर से बरस रही थी। सर्दी की मुँह जोरी अरूज पे थी। मुलाजमा अभी तक नहीं आई थी। उसे पता था कि नाश्ता वो खुद बना लेती है और अब तो मखतूम भी उसकी हाथ का खाने का आदी हो गया था, लेकिन आज वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आने से कतरा रहे थे। शहरजाद मखतूम शाह को एक मुकम्मल शोहर के रूम में महसूस करके अनोखे से एहसासात में घिरी हुई थी और मखतूम शाह शहरजाद को बाकायदा बीवी का दर्जा देकर उलझ गया था। उसे लग रहा था कि उसने अपना इस्तेहकाक जमा कर अच्छा नहीं किया। शायद शहरजाद ऐसा ना चाहती हो और फिर भी उसके सामने हथियार डाल दिए हों। यही सोच उसे डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि रात का खुमार उतरते ही पहला जुम्मा हमला सोचों ने ही किया था और सोचों के तसलसल को मोबाइल रिंग ने तोड़ा था। वो लेट हो चुका था और वही दंकर मुतफक्किर हो गए थे। तैयार होकर नीचे आया तो वो किचन में मसरूफ़ दिखाई दी। गर्म कपड़ों और शॉल में लिपटी वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर वो अब और किसी गुस्ताख हरकत का हौसला नहीं रखता था। सो आहिस्तगी से नज़र चुरा कर ना नाश्ता करने बैठ गया। किचन का सौदा सलफ ख़त्म हो चुका है, आप जुल्फ़ी को मार्केट भेज दें। एक नर्वस कर देने वाली खामोशी का हिसार था जो शहरजाद ने खुद ही तोड़ डाला था। वो कन्फ्यूज़ जो होने लगी थी। वो नाश्ता करके उठा, वॉलेट से रुपये निकाल कर उसकी सिमत बढ़ा दिए। जो कुछ मंगवाना है मंगवा लेना। वो उसे जिम्मेदारी सौंप कर चला गया था और वो उसके जाते ही बर्तन समेटने लगी। किचन से फारिग होकर ड्राइंग रूम में आई और कुशन वगैरह तरतीब से रखने में मसरूफ़ थी जब भारी कदमों की चाप सुनकर यकदम पलटी, लेकिन पलटते ही उसकी चीख निकल गई। अबीर लाला! वो लपक कर आगे बढ़ी और बीर शाह के कंधे से लग गई।
दोनों की आंखें नम हो गई थीं। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन होकर भी उनकी प्यार मोहब्बत के लिए तरस रही थी। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था। अबीर शाह ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। पूरे 1 साल और 1 माह बाद वो बहन भाई एक दूसरे को देख रहे थे। कैसी हो? अबीर शाह ने अपने आंसू पोंछकर इस्तफसार किया। मेरा ख्याल है तुम मुझे सिर्फ पहरा देने के लिए लाए हो, जबकि मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था। तलाल शाह अबीर के कब से नमोदार हुआ। तलाल लाला आप? उसने बेयकीनी से देखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तलाल शाह ने उसका सर थपका और उसके आंसू पोंछे। हर वक्त का रोना धोना भी नहूसत फैला देता है। घर को जगमगाना चाहती हो तो हंसती मुस्कुराती रहा करो। वो जानबूझकर बड़ी बूढ़ियों की तरह बोले तो वो बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन इस हंसी में भी आंसू घुल रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि जब वो सब से बिछड़ी थी तो क्या हालात थे, और आज कितने एतमाद से उनके सामने सर उठाए खड़ी थी। और ये सब सिर्फ उसके रब ताला और उस शख्स की मेहरबानी और अनायत थी जो 1 साल बाद भी उससे रात ताल्लुक अलग अलग और कुछ खफा खफा रहता था। मखदूम कहाँ है? तलाल ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। तलाल मखदूम का हम उम्र, जबकि अबीर शाह छोटा था। वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, बुलाती हूँ, आप बैठे। वो फ़ोन सेट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अबीर ने उसका हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। उन्हें काम पर जाने दो, फिर कभी चक्कर लगा तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे उनकी कंपनी काफ़ी तरक्की कर गई है। 1 साल में काफ़ी बिजनेस किया है उन्होंने। अबीर शाह सारी मालूमात रखे हुए थे। वो सर हिलाकर रह गई। अम्मा साई, बाबा साई और बीबी जान कैसी हैं? बीबी जान तो अब अक्सर ही बीमार रहती हैं, और अम्मा साई तुम दोनों को याद करती रहती हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, शहरजाद उस वाक़े के बाद बाबा साई चुप होकर रह गए हैं। कुछ भी नहीं बोलते। हर काम से हाथ खींच लिया, हर फैसला, हर उसूल, हर पंचायत छोड़ दी है। वो खुद को ख़याम चचा का, तुम दोनों का मुजरिम समझते हैं। वो समझते हैं कितने साल पहले उनके फैसले और ज़िद की वजह से ख़याम चचा की जान चली गई, और फिर इसी वजह से मखदूम लाला भी माँ बाप के साए से महरूम हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने इन रसूमात से किनारा नहीं किया। उन्हें शमशाद खान की बेटी की आह लगी होगी, इसलिए उनकी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह होकर रह गई है। अबीर शाह की बात सुनकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया था। अगर उन्हें एहसास है तो वो मुझसे मिलते क्यों नहीं? उसका लहजा भराने लगा। शायद उन्हें मिलने पर एतराज़ ना हो शहजाद, लेकिन कबीले वालों को एतराज़ हो सकता है। वो हमारे कबीले का बाइकआउट कर देंगे। हम दोनों यहाँ किसी काम से आए थे, लेकिन मौका मिला तो रह नहीं सके, इसलिए चोरी चोरी मिलने चले आए। अम्मा साईं भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद थी। ये कबीले वालों का डर कब ख़त्म होगा? वो रोहान सी होती झुंझला गई। जब मैं कबीले से बाहर और शहर की लड़की से शादी करूँगा। अबीर शाह के लहजे में अज़म भी था और शरारत भी। वह हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में देखने लगी थी। हाँ यार, अब किसी और को भी तो कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हर बार ख़याम चचा और मखदूम लाला बाजी ले जाते हैं। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, कबीला अपने गलत और फरसुदा रस्म रिवाज देखता रह जाएगा। दूसरों की ज़िंदगियों के फ़ैसले पूरे कबीले को करने का हक नहीं। सबके माँ बाप और बहन भाइयों को फ़ैसले की इजाज़त होनी चाहिए। किसी बाहर के फ़र्द को मुदाखलत का हर किस हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ हमें होती है, दूसरों को नहीं। मरहम भी हमें ही रखना है, और इंशाल्लाह ये काम ज़रूर होगा। अबीर शाह के इरादे पुख्ता थे। तलाल शाह मैनी खेत से मुस्करा दिए थे। वो किचन में गई तो पता चला कि वो मिठाई और फ्रूट की टोकरियाँ छोड़ गए हैं, जो जुल्फ़ी किचन में रख गया था। उन्होंने जुल्फ़ी को भी भारी भरकम टिप दी थी। शाम को जब वो वापस आया तो ये खुशी पहली नज़र में ही महसूस हो गई थी, लेकिन पूछा नहीं था। मगर उसके हाथ से कोट लेते वो खुद ही चहक उठी थी। आज आज अबीर लाला और तलाल लाला आए थे। बहुत देर बैठे रहे। शहरजाद की चहकार पर उसने तस्मे खोलते हुए सर उठाकर उसे देखा। इतनी खुश वो सुबह उसके ऑफिस जाने से पहले तो नहीं लग रही थी, जिसने इस वक्त दिखाई दे रही थी। वह सर झुकाकर दोबारा तस्मे की गिरा खोलने लगा। आपको खुशी नहीं हुई? वह स्लीपर पहनकर अलमारी की सिमत बढ़ रहा था जब उसकी बात पर ठहर कर उसकी सिमत पलटा। मेरा ख्याल है कि सबको अपनों की खुशी पे खुशी होती है। किसी और की खुशी में खुश होना किसी को नहीं आता। इसलिए आपके आए थे। आपको खुश होने का पूरा हक है, जबकि मेरा कोई अपना नहीं, इसलिए मुझे कभी खुशी नहीं होगी। वो उसकी आंखों में देखता लफ्ज़ चबाकर अदा करता पलट कर बाथरूम में चला गया, और जहाँ की तहाँ बैठी रह गई थी। जो कुछ वो कह कर गया था वो सच ही तो था। वो कभी इसकी खुशी में खुश हुई थी? कब हवेली वालों ने मखदूम शाह को अपना होने का एहसास बख्शा था? कब किसी ने उसे चाहतों से नवाजा था? सब ने हमेशा महज रिश्ता निभाया था, क्योंकि वो उनकी औलाद की औलाद था, उनका खून था, उससे आगे कुछ नहीं था। और वो भी अपने दिल में अब कुछ नहीं के सिवा कुछ नहीं रखता था। शहरजाद ने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। पुप्पो, इसने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ खेल खेला है। वो मुझे सज़ा देना चाहता था और इंतकामन मुझे कबूल करने पर मादा हुआ था। वो मुसलसल मुझे सज़ा दे रहा है। वो एकदम फट पड़ी थी। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। क्या कह रही हो तुम?
ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ میں دن میں اس کے انتظار میں گزار دیتی ہوں، لیکن وہ آتا ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں 1 سال اور 3 ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور وہ مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا پپو، میں تھک جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شہرزاد آج اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی اور جو کچھ دل میں تھا سب مومنہ پپو سے کہہ ڈالا تھا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا تھا۔